नहीं, इस प्रकार की उनकी ओर से टिप्पणी आएगी, इसकी अपेक्षा सारे देश को थी। क्योंकि महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब वाजे वसूली पैटर्न था, 100 करोड़ रुपए की वसूली का पैटर्न था, और उस पैटर्न को तंग आकर के लोगों ने हमारी सरकार को महाराष्ट्र में चुन करके दिया। और वही हुआ बिहार में। हम गाय को गौ माता मानते हैं, गाय का खाने का चारा चुराने वाले चारा चोर, उन लोगों को लोगों ने पूरी तरह से हटा दिया। अब लोग विकास चाहते हैं, लोग ना वाजे पैटर्न चाहते हैं, ना लोग चारा चोर पैटर्न चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि प्रांत का विकास हो। और वही कारण है कि बिहार में हमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारी सफलता मिली है। इस सफलता से हमें अहंकार नहीं, एक कर्तव्य का भाव है। अब तक जिस प्रकार से कार्य किया उससे और अधिक कर्मठता से हम कैसे कार्य करें। संविधान के पायदान पर जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है उसकी उत्थान की बात हम करते हैं, हम जंगल राज की बात नहीं करते। और हम इन उबाटा के नेताओं से पूछना चाहते हैं, क्या कारण है कि पूरे देश में सभी प्रांतों में हमारी सरकार नहीं है? कई प्रांतों में अन्य सरकारें हैं। अगर कोई ईवीएम पैटर्न होता, यदि कोई अन्य पैटर्न होता, तो देश के संसद में सारे के सारे सांसद हमारे होते, हमें किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़ती, सभी प्रांतों में हमारी सरकार होती। बच्चों वाली बातें। जीते तो सब कुछ अच्छा, हारे तो बहाने। इसी तरह से राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि ये मैं पहले से ही कह रहा था कि ये फेयर इलेक्शन नहीं है, जिस तरह से बिहार में नतीजे आए, और अब हमको संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, इस तरह से बात कर रहे हैं राहुल गांधी। श्रीमान राहुल गांधी जी को आदत हो गई है माथे पे पराजय का तिलक बार बार लगाने की, और उनका ऐसा नेतृत्व कांग्रेस दल का रहा है कि जो भी चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े जाते हैं उन चुनावों में उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा। यह विगत कई सारे चुनावों में हमने देखा। अब राहुल गांधी के पास बोलने के लिए बचा क्या है? राहुल गांधी हो या अन्य विपक्ष के नेता हो, यदि बिहार चुनाव पे वे कटाक्ष करते हैं तो बिहारी जनता का वे अवमान कर रहे हैं जिन्होंने कतार में खड़े रह करके वोट दिया है। चुनाव आयोग ने आपको एक अच्छा लंबा समय दिया था। कोई आपत्ति हो, कोई आपके सुझाव हो, उसे स्वीकारने का समय दिया था। क्यों नहीं दिया आपने सुझाव? क्यों नहीं उस पर आपत्ति ली आपने? कर्नाटक में जीत जाते हो, वहां पे मतदाता सूची अच्छी है, ईवीएम अच्छा है, पर बिहार में हार जाते हो, महाराष्ट्र में हार जाते हो। कभी तो आत्मचिंतन करने की बात करो। और इसी कमी के कारण 2014 से लेकर 2025 तक लगभग सभी चुनावों में राहुल गांधी के नाते, उनके नेतृत्व के नाते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में जंगल राज का खात्मा हुआ, अब अगली बार बंगाल में जंगल राज का खात्मा किया जाएगा। प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे 2026 में। पश्चिम बंगाल की पवित्र भूमि पर, जिस भूमि से रविंद्रनाथ टैगोर जी आए, सुभाष चंद्र बोस जी आए, उस भूमि को धूमिल करने का दुष्कर्म ममता बनर्जी ने किया। लोगों के घर में घुसकर उनको मारना, पीड़ित करना, प्रताड़ित करना, हिंदुओं पर जुल्म ढाना, क्या शोभा देता उन्हें? हमने द्वापार में भी देखा कि शिशुपाल के 99 अपराध भगवान कृष्ण ने माफ किए थे, पर अंततः उन्हें भी दंड मिला। और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को पाठ सिखाया, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता भी ममता दीदी को घर बिठाने का काम करेगी।
किस प्रकार से पथराव हो रहा था वहां पर, किस प्रकार से हिंदुओं को मारा जा रहा था। किसी एक धर्म के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने समूचे बंगाल पर जुल्म ढाए। इतिहास के पन्नों पर यह काले अक्षरों से लिखा जाएगा और बहुत ही जल्द बंगाल की जनता को ममता बनर्जी से, उसके राज से, उसके जंगल राज से छुटकारा मिलेगा। ममता बनर्जी कह रही है कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ये मतलब सोचे नहीं कि आप टीएमसी को हरा सकते हैं या पश्चिम बंगाल में बीजेपी आएगी, इस तरह से। ममता बनर्जी का बयान कि सपने देखना अच्छी बात है पर उनको हरा नहीं सकते, इस बयान को अहंकार कहा जाता है। और त्रेता में भी रावण का अहंकार नहीं टिक पाया था, द्वापार में भी दुर्योधन का अहंकार नहीं टिक पाया। आप तो कलयुग की ममता हो। अहंकार के घर हमेशा ध्वस्त होते ममता जी, यहां पर जनता राजा होती है। आप में अहंकार आया होगा और आपकी बातों से, आपके चाल चलन व्यवहार से वो दिख रहा है। बस इसी अहंकार की समाप्ति का समय आया है। जहां तक मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का सवाल है, महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ये पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि हम महायुति में चुनाव लड़ेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जब महायुति सत्ता में आएगी तो सत्ता का महापौर महायुति का होगा। आज आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री है, महायुति के मुख्यमंत्री है। यह बात अलग है कि वो भाजपा दल से आते हैं, पर मुख्यमंत्री करके वो महायुति के मुख्यमंत्री कहलाते हैं। तो उसी प्रकार से मुंबई महानगर पालिका में हम महायुति करके लड़ेंगे और महायुति करके लड़ने के बाद खिचड़ी चोर, दवाइयां चोर, इनको घर बिठाते हुए हमारे महायुति का जो महापौर वहां पर विराजमान होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी या अगोदरही स्पष्ट केलंय की मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आम्ही महायुती म्हणून लढतो आहोत। आता महायुती म्हणून जर निवडणूक आम्ही लढणार आहोत तर स्वाभाविकपणे जे खिचडी चोर आहेत, कोविडच्या काळात ज्यांनी रेमडेसिवीर औषध आहे ते औषध चोर आहेत, रोडचा भ्रष्टाचार असेल, त्या भ्रष्टाचाराची हे जी सगळी चोर कंपनी आहे ना, सगळ्यांना घरी बसवून महायुती म्हणून लढत असताना ज्यावेळेस आमची सत्ता येईल तर सत्तेत बसणारा महापौर हा महायुतीचा असेल। आज आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी महायुतीचे मुख्यमंत्री आहेत, ही गोष्ट वेगळी, ते भाजपा पक्षातून आहेत, पण मुख्यमंत्री मात्र महायुतीचे आहेत। त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेचा जो महापौर आहे हा महायुतीचा महापौर असेल। या खिचडी चोर, औषध चोर लोकांना घरी बसवून यांच्या नाकावर टिचून येऊन बसलेला असेल।